आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब छोटे छोटे कबीले एक होकर विशाल और बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों में तब्दील हो रहे थे। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक और सामाजिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक ही भूभाग पर 16 अलग अलग और बेहद महत्वाकांक्षी राज्यों का एक साथ वजूद में होना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। ये पूर्ण वर्चस्व और सत्ता हासिल करने की एक बहुत ही हाई स्टेक्स, खतरनाक भू राजनीतिक प्रतियोगिता थी। आसान शब्दों में कहें तो ये प्राचीन काल का एक ऐसा महासंग्राम था जहां हर राज्य का बस एक ही लक्ष्य था, बाकियों को कुचलकर सर्वोच्च शक्ति बनना। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कबीलों से क्षेत्रों तक का सफर। दूसरा, 16 महान राज्य। तीसरा, महाजनपदों में आम जीवन। चौथा, नए धर्मों का उदय। और अंत में 5वां, मगध का महाकाव्यिक उत्कर्ष। भाग 1, कबीलों से क्षेत्रों तक। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है शुरुआती वैदिक कबीलों से। ये वो समय था जब घुमंतू लोग एक जगह रुककर बसने लगे थे। यहीं से जन्म होता है महाजनपदों का। महाजनपद यानी वो विशाल राज्य जो इन छोटे कबीलाई बस्तियों के विस्तार से बने। और इसी के साथ भारत में शुरू हुआ दूसरा शहरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सदियों बाद ये पहली बार था जब लोग मिट्टी की झोपड़ियों से निकलकर बड़े किलेबंद और जटिल शहरों का निर्माण कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इस बड़े बदलाव के पीछे एक असल गेम चेंजर था, लोहा। सिंहभूम जैसी जगहों पर लोहे की खोज ने सचमुच एक तकनीकी क्रांति ला दी। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ किए गए और लोहे के हलों से खेतों की गहरी जुताई मुमकिन हुई। इसके साथ ही धान की रोपाई की नई तकनीक, जिसे रोपण कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। नतीजा, अनाज का इतना बम्पर उत्पादन हुआ कि लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अन्न उगाने लगे। और यही अतिरिक्त अनाज या सरप्लस उन विशाल साम्राज्यों को पालने का ईंधन बना। भाग 2, 16 महान राज्य। कृषि और अर्थव्यवस्था के इस बूम ने राजनीतिक बिसात बिछा दी थी। अब इस दौर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय शासन की 2 बिल्कुल अलग प्रणालियां एक साथ चल रही थी। एक तरफ मगध और कोसल जैसे राजतंत्र थे जहां पूरी ताकत एक राजा के हाथ में होती थी। वहीं दूसरी ओर वज्जी और मल्ल जैसे गणतंत्र या गणसंघ थे जहां फैसले एक सभा मिलकर लेती थी। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अकेले वज्जी संघ की सभा में 7,707 राजा शामिल होते थे। कल्पना कीजिए उस दौर में इतनी बड़ी सामूहिक व्यवस्था की। ये महाजनपद सिंधु गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर दक्कन तक फैले हुए थे। इनमें से कुछ प्रमुख खिलाड़ी थे मगध, जिसकी राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र बनी, कोसल की श्रावस्ती, और शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये विशाल दूरियां बताती हैं कि सत्ता के नए केंद्र कितने बड़े पैमाने पर उभर रहे थे। भाग 3, महाजनपदों में जीवन। चलिए राजाओं और युद्धों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आम जनजीवन कैसा था। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी चीज पहली बार हो रही थी। वो था आहत सिक्कों या पंचमार्क वाले चांदी और तांबे के सिक्कों का चलन। इसने व्यापार की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब संपत्ति को सिर्फ अनाज के रूप में नहीं बल्कि सिक्कों के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता था। इसी पैसे ने राजाओं को विशाल और स्थायी सेनाएं खड़ी करने की ताकत दी। व्यापार अपने चरम पर था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे लंबे व्यापारिक मार्गों ने पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ दिया था। ताम्रलिप्त जैसे बंदरगाहों से विदेशों तक व्यापार हो रहा था। इस भारी दौलत ने समाज में गहपति यानी धनी किसानों और व्यापारियों का एक नया रसूखदार वर्ग पैदा किया। कारीगरों ने अपने श्रेणी या गिल्ड बना लिए थे जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। और हाँ, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए राजाओं ने उपज का 6ठा हिस्सा यानी भाग के रूप में एक सुव्यवस्थित टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया था। भाग 4, नए धर्मों का उदय। जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही हो, वहां समाज की सोच कैसे पीछे रह सकती थी।
बात यह थी कि वैदिक कर्मकांड अब बहुत खर्चीले हो गए थे और वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो चुकी थी। शिक्षा संस्कृत में थी जो आम लोगों की समझ से परे थी। ऐसे में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए संप्रदायों का उदय हुआ। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने सीधे आम लोगों की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए। उन्होंने अहिंसा और नैतिक आचरण पर जोर दिया। व्यापार करने वाले इस नए शहरी समाज को ये विचार बहुत ही तार्किक और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए लगे। भाग 5 मगध का उत्कर्ष। अब आते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर। 16 महाजनपदों की इस भीषण लड़ाई में आखिर मगध ही कैसे जीता? सच कहूं तो मगध के पास कुदरत का दिया हुआ एक चीट कोड था। उसकी शुरुआती राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, एकदम सुरक्षित। फिर राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो नदियों के संगम पर बना एक अभेद्य जल दुर्ग था। इसके अलावा लोहे की खदानों पर मगध का सीधा कंट्रोल था, यानी सबसे घातक हथियार उन्हीं के पास थे। जंगलों से उन्हें सेना के लिए बेशुमार हाथी मिलते थे, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे, और गंगा जैसी नदियों ने उन्हें व्यापार और खेती दोनों में बाकियों से मीलों आगे कर दिया। और मगध के महत्वाकांक्षी शासकों ने इन कुदरती फायदों का पूरा निचोड़ निकाला। ये किसी एक राजा का काम नहीं था। बिंबिसार की चालों से लेकर अजातशत्रु की आक्रामकता और फिर शिशुनागों के बाद नंदवंश तक पीढ़ियों तक चले इन निर्मम सैन्य अभियानों ने ही अंततः एक अखंड साम्राज्य की नींव रखी। इस खेल की असली शुरुआत की राजा बिंबिसार ने। उनकी कूटनीति गजब की थी। उन्होंने इतिहास की पहली मजबूत स्थायी सेना बनाई। युद्ध से भी ज्यादा उन्होंने शादियों का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार की तरह किया। कोसल, मद्र और लिच्छवी घरानों में वैवाहिक संबंध बनाकर उन्होंने अपनी सीमाएं सुरक्षित की। सोचिए, कोसल से शादी के दहेज में उन्हें काशी का एक पूरा गांव मिल गया, जहां से भारी टैक्स आता था। और जो राज्य बातों से नहीं माने, जैसे अंग महाजनपद, उसे उन्होंने सीधे युद्ध में हराकर अपने अधीन कर लिया। लेकिन बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु उनसे भी 2 कदम आगे निकला, और कहीं ज्यादा निर्मम भी। सत्ता की भूख इतनी कि उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर भूखा मार डाला। शक्तिशाली वज्जी संघ को तोड़ने के लिए उसने सालों तक उनके बीच फूट डाली। और युद्ध के मैदान में उसने महाशिला कंटक यानी भारी पत्थर फेंकने वाली विशाल मशीन और रथमूसल जैसे स्वचालित गदा लगे रथों का आविष्कार किया। ये उस दौर के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, जिनके सामने बड़े बड़े गणतंत्र ढह गए। इस भू राजनीतिक खूनी संघर्ष का अंतिम और सबसे चरम रूप तब दिखा जब नंद वंश के महापद्मनंद ने सत्ता संभाली। ग्रंथों में उन्हें सभी क्षत्रियों का नाशक कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय के बचे खुचे लगभग सभी शाही घरानों को जड़ से उखाड़ फेंका और एक ऐसा केंद्रीकृत राजतंत्र बनाया जिसकी कोई दूसरी मिसाल उस वक्त के इतिहास में नहीं मिलती। तो असली मुद्दा यह है कि मगध की यह शक्ति कितनी विशाल हो चुकी थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख। यूनानी लेखकों के मुताबिक नंद वंश के पास 2 लाख पैदल सैनिकों की एक खौफनाक और अजेय सेना थी। इसके अलावा हजारों घुड़सवार, रथ और युद्धक हाथी भी थे। 16 राज्यों के बिखराव से शुरू हुई कहानी अब सत्ता के पूर्ण और निरंकुश केंद्रीकरण पर आ चुकी थी। कबीलों से शुरू होकर 16 राज्यों की इस भीषण होड़ से निकलकर मगध ने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहराया। महाजनपदों के इस दौर ने शहरों, व्यापार, सिक्कों और प्रशासन की जो मजबूत नींव रखी, उसी ने प्राचीन भारत का भविष्य तय किया। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इतनी क्रूरता, रक्तपात और निर्मम महत्वाकांक्षा के बल पर खड़ा किया गया नंद साम्राज्य क्या वास्तव में लंबे समय तक टिक सकता था? या फिर इस निरंकुश ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए कोई नई क्रांति बस जन्म लेने ही वाली थी? सोचेगा जरूर।